मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जो मैं लाइफ साइंस के क्लासेस दे रहा था, यह उसका दूसरा पार्ट है। आज हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह न्यूक्लियोटाइड को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स जो आगे आने वाले हैं आपके, जो जेपीएससी के मेंस के सिलेबस में है, अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। और जो आप स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, समिति गठित हो गई है, उम्र सीमा में भी छूट मिलने की अच्छी खासी संभावना है। आगामी चुनाव को देखते हुए भरोसा रखिए, 3-4 साल का छूट मिल सकता है। बाकी इंतज़ार कीजिए समिति के रिपोर्ट का। लेकिन खास करके वे कैंडिडेट जिनकी उम्र सीमा से मतलब नहीं है, उनके चांसेस हैं इस बार कन्फर्म, उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सिविल सेवा है, कोई मजाक नहीं है। तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर घर में आप पढ़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से स्टैंडर्ड बुक से पहले नोट्स बनाइए और उसको फिर स्टडी कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आप समस्या में हैं, समझ में नहीं आता है पीटी की तैयारी कैसे करें, मेंस की कैसे तैयारी करें, तो रेनेशा आईएएस को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर लिटरेचर पेपर को छोड़कर पीटी, मेंस, इंटरव्यू हर जगह बहुत ही बेहतर गाइडेंस की सुविधा है। यहाँ पर जो हमारा प्लान रहता है कि मैं कंप्लीट नोट्स दे देता हूँ जेपीएससी के लिए, चाहे पीटी हो या मेंस हो। यहाँ तक कि मैंने इंटरव्यू में भी नोट्स दिया था और राइटिंग प्रैक्टिस भी वहाँ पर करवाया था। इसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और अच्छे अच्छे रैंकर्स जो हैं रेनेशा आईएएस से बने पिछली बार, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जब मैं नोट्स दे देता हूँ तो इसका अर्थ नहीं है कि आपका नॉलेज को मैं सीमित कर देता हूँ, क्योंकि क्लास के डिस्कशन के दौरान जब क्लास होता है ना, मैं पूरी तरह से समझाता हूँ कि किस तरीके से अपने विचारों को, अपने थॉट्स को आप विस्तारित रूप दे सकते हैं। क्योंकि आप जितने भी अलग अलग टाइप्स के बुक पढ़ेंगे, लास्ट में हाथ में आपका कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि सारे बुक्स, चाहे अच्छे बुक्स क्यों ना हो, उस राइटर्स के विचार होते हैं, वो आपके विचार होते नहीं हैं, है ना। चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, ठीक है। कुछ जानकारियाँ होती हैं, उन जानकारियों को आपको अच्छी तरह से और बार बार रिवीजन करना है। और उसके अलावा उसके अन्य पक्षों पर आपके अपने थॉट्स डेवलप होने चाहिए। उस चीज़ के लिए मैं प्रयास करता हूँ और इसका बहुत ज़्यादा लाभ जो है स्टूडेंट्स को मिलता है। और धीरे धीरे जब आप बार बार रिवीजन करते हैं किसी एक नोट्स को, अपने थॉट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन आता है उस टॉपिक पर, धीरे धीरे कमांड होने लगता है, क्योंकि आप में बदलाव नहीं हो रहा है ना। धीरे धीरे कमांड होने लगता है, अंततः आपका विश्वास बनता है और स्टडी के प्रति आप संकेंद्रित होने लगते हैं, क्योंकि आपको विश्वास, आप में एक आत्मविश्वास आता है कि इस बार मैं ऑफिसर बन सकता हूँ, ठीक है। यह फीलिंग ही आपको स्टडी की ओर ले जाता है। रेनेशा आईएएस के प्री मेंस जैसे सीजीएल पेपर 3 में भी इतिहास और ज्योग्राफी को, मैं इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री को फिनिश कराने का मैंने टारगेट रखा है। तो इस सब में किसी भी ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप हैं, तो 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में हम लोग अभी स्टडी करते हैं। ध्यान से समझिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। न्यूक्लियोटाइड्स ये जो आपका है, यहाँ जो हम लोग मुख्य रूप से स्टडी करेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये सिलेबस में नहीं है, सब है सिलेबस में, है ना। सिलेबस में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सिलेबस में जो है उसका ये फाउंडेशन है ना। टाइप्स के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। हल्की सी चर्चा आज हम लोग डीएनए की करेंगे, है ना। आरएनए का अगले क्लास में करेंगे। ये डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन ये डीएनए स्ट्रक्चर का क्लास नहीं है। डीएनए स्ट्रक्चर का क्लास आरएनए को समझाने के बाद ही करवाऊंगा, क्योंकि जब डीएनए और आरएनए को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फिर आप प्रोटीन संश्लेषण को
अच्छी तरह से समझ जाइएगा। जो मेरे विचार से पूरे लाइफ साइंस का सबसे टफ टॉपिक है प्रोटीन संश्लेषण, वो भी मैं बहुत ही सॉफ्ट वे में समझा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। यहाँ पर देखिए, जब फंक्शन की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोग टाइप्स पर स्टडी कर लेते हैं, है ना। टाइप्स को मैंने इस तरीके से किया है ना, PNP, ओके। P स्टार इसको कर देते हैं दोनों P में डिफरेंस के लिए, है ना। और ये जो है आपका जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये वास्तव में आपके DNA के स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करेगा और याद करने में आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा, है ना। ये N फॉर हुआ नाइट्रोजेनस बेस, P फॉर हुआ P स्टार फॉर पेंटोज शुगर, ये हुआ फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, एकदम रट जाइए, है ना। टाइप्स PNP, और इसी क्रोनो में लिखना है ना। PN ऊपर होना चाहिए और P स्टार जो है नीचे होना चाहिए, और इसके फुल फॉर्म आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। फुल फॉर्म इट मीन्स पेंटोज शुगर, P स्टार फॉर क्या है, पेंटोज शुगर, और सिंपल P जो है उसका अर्थ है फॉस्फोरिक एसिड, और N जो है ये है नाइट्रोजेनस बेस। इस ट्रायंगल को थोड़ी देर के बाद मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा, उससे पहले कुछ और बताना है, उसको समझिए। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, है ना, टाइप्स की ओर आ रहे हैं हम, इसको हम टाइप्स की जगह जो है कंपोनेंट कर देते हैं, है ना, अवयव। कंपोनेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स की बात हम करते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज से मिलके बना, PN और P से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से बस देखिए। PN और P से, इसको दिखाना कैसे है प्रैक्टिस के दौरान, आपके प्रैक्टिस के दौरान ट्रायंगल शेप में दिखाना है। बना कैसे, तीनों को जोड़ दीजिए न्यूक्लियोटाइड PNP, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। एक कंपोनेंट है ना, यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स भी जोड़ देता हूँ। क्या था आपका, PNP, ये तीनों जो हैं क्या चीज हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हमने बताया आपको कि न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू P प्लस N प्लस P स्टार, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें से जो है हम दो निकाल लेते हैं, ठीक है, P स्टार और N फॉर क्या था, नाइट्रोजेनस बेस, P स्टार फॉर क्या था, पेंटोज शुगर, एंड दिस P फॉर फॉस्फोरिक एसिड। किसको किसको निकाल रहे हैं, पेंटोज शुगर को और नाइट्रोजेनस बेस को। एकदम इसको कंठस्थ कीजिए, है ना, जिसको बोला जा रहा है। इसमें से हमने इसको हटा दिया, ये दोनों को निकाला, क्लियर। ये दोनों को जब आप निकालते हैं तो इसको न्यूक्लियोटाइड, जो तीनों अवयव को बोलते थे कंपोनेंट्स को, इसको अब बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स, क्लियर। अब जो है पहले क्या किए, इस P स्टार को निकाले, है ना। अब क्या करेंगे, इसको निकाल दिए, है ना।
अब क्या करेंगे, इस पी स्टार को हटाएंगे और इस N को हटा देंगे और ये दोनों P को ले लेंगे, है ना। इसको हटा दीजिए, है ना। इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर। अगर तीनों को आप कंबाइंड करते हैं तो क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर सिर्फ आप इस P को हटा देते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को इट मीन्स हटा देते हैं, तो क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड, है ना। और जब आप इस N को हटा देते हैं ऊपर वाले को, यानी कि बेस को हटा देते हैं, नाइट्रोजनस बेस को हटा देते हैं, तो क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बैकबोन, है ना। क्यों कहा जाता है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं आई होगी। अच्छा, पहले जो है टाइप्स पर आ जाते हैं। ओके, क्यों बैकबोन कहा जाता है थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। पहले आप जो है टाइप्स पर आइए। टाइप्स जो होगा, देखिए इसमें क्या क्या आया, PNP, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर, है ना, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजेनस बेस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो फॉस्फोरिक एसिड है और ये आपका नाइट्रोजेनस बेस है और ये फॉस्फेट है, ये भी जो है आपके टाइप्स को प्रभावित करता है। कैसे? पहला जो होता है टाइप्स, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, है ना। दूसरा जो टाइप होता है डाइन्यूक्लियोटाइड्स। तीसरा जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स का अगर एग्जाम्पल है AMP, इट मीन्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि तीन तीन फॉस्फेट कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि यह न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट में डिफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है ना, कि जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, है ना, पेंटोस शुगर है, ये नाइट्रोजेनस बेस है, फॉस्फेरिक एसिड है, यही है फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या अधिक हो सकता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या हो सकता है, एक न्यूक्लियोटाइड्स में ही, एक न्यूक्लियोटाइड्स में ही एक या अधिक होता है, बाकी एक एक रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो एसिड है वह एक या एक से अधिक रह सकता है, लेकिन जो शुगर है और बेस है, ठीक है, ये एक ही रहेंगे। इसीलिए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है आपके शरीर का एनर्जी का आधार है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिएट होता है, ATP। क्लियर? इससे मतलब नहीं है ना, बस याद कर लीजिएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब एक चेन के रूप में बंध जाते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, है ना। क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे DNA, RNA, है ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जीवन का आधार होते हैं DNA, RNA। यहीं से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के क्या क्या फंक्शन हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के क्या क्या फंक्शन हैं, वे सारे फंक्शन हैं जो DNA और RNA के फंक्शन हैं, है ना। जो भी DNA और RNA के फंक्शन हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन हैं,
है ना, न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन है, क्योंकि उसी के अंतर्गत ना आता है डीएनए और आरएनए। तो टाइप्स क्लियर हो गया, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स एमपी, एडीपी, एटीपी, डाइन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को, है ना, समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि जो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं पी एन पी स्टार, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं पी एन एंड पी स्टार, उसके स्ट्रक्चर को जब समझ जाइएगा, ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को भी समझ जाइएगा, आरएनए के स्ट्रक्चर को भी समझ जाइएगा, यहाँ तक कि प्रोटीन संश्लेषण भी जो है आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे। जब समझाऊंगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मैं यहाँ पर नहीं समझ रहा हूँ, है ना। ये क्रोनो में पढ़ने का लाभ होता है, डायरेक्ट कभी मत रटिएगा कोई भी टॉपिक। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के दोनों पार्ट्स हैं, है ना। उसके अंदर जीन होते हैं जो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। इस संदर्भ में भी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। पहले जो है पी एन पी स्टार, है ना, ये क्या है? शुगर है, पेंटोस शुगर। ये क्या है? नाइट्रोजेनस बेस है। ये क्या है? एसिड है ना। अब हम एक एक करके सारे के स्ट्रक्चर को, है ना, फंक्शन को आगे समझ लीजिए। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा उलझाएंगे नहीं आपको, है ना। डीएनए का क्या फंक्शन है? हेरिडिटी का ट्रांसफर करता है। आनुवंशिक गुणों का क्या करता है? वाहक होता है। दूसरा, आरएनए का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। प्लस बहुत सारे वर्क जो सेल्स के द्वारा किए जाते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स के बिना पॉसिबल नहीं था। आपके जीवन का आधार है, किसी भी जीव के जीवन का आधार है न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम लोग आते हैं सारे के स्ट्रक्चर पर, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहां पर देखिए, पेंटोज शुगर है, क्लियर। पेंटोज नाम से ही आपका क्लियर है, पेंटोज नाम से ही क्लियर है कि इसमें 5 कार्बन होंगे। पेंटोज का अर्थ है 5, है ना। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है ना। यहाँ जो है आपका काउंटिंग जो शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। 4 यहाँ से मत कर दीजिएगा काउंटिंग, और ये 5, ठीक है। कार्बन कहाँ जहाँ जहाँ पर रहता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है ना। वो मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी करने वाला स्टूडेंट के लिए छोड़ दीजिए। आप लोग सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करना है। ये 5 कार्बन को कैसे गिनना है, पहला वह क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो इस स्ट्रक्चर में आपका क्लियर होना चाहिए, किस जगह कार्बन है। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। ये जो है आपका कार्बन का ही प्लेस है ना। इसको जो है यहाँ दिखाया जाता है। तो जो आपके काम का कार्बन है, इसको जो है चिन्ह ऐसे दिया जाता है। इसको जो कहा जाता है, जो हल्का सा डैश है, इसको प्राइम कहा जाता है। काम का कौन कौन प्राइम है, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला ये काम का है, ठीक है। दूसरा ये काम का है, तीसरा ये काम का है,
और कोई काम का नहीं। ठीक है, प्राइम वर्ड भी इधर नहीं यूज करना है, 1 नंबर में तो मत कीजिए, लेकिन 5 प्राइम और 3 प्राइम ये दोनों को आपको तो यूज करना है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए अच्छा से कि पेंटोज शुगर जो होता है इसका इस जगह में 5 प्राइम कार्बन होता है, 5 प्राइम, और यहाँ पर 3 प्राइम है ना। 5 प्राइम कार्बन कहाँ होता है, दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए, इस जगह होता है। 3 प्राइम कहाँ होता है, इस जगह होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपका कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, अकेले आपके कोई यूज का नहीं है, इसलिए इन लोग कम्बिनेशन बनाते हैं अलग अलग तरह के, और ये जो कम्बिनेशन बनते हैं वो अलग अलग बॉन्ड से बनते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड्स, है ना। अलग अलग तरह के बॉन्ड्स से ये क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर तीनों का स्ट्रक्चर समझना है, जो 2-3 बॉन्ड बनते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेना है, उसके बाद जो है बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को आप समझे, 1 2 3 4 5 काउंटिंग भी समझिए। पेंटोज शुगर है, 5 साइड्स होने चाहिए, 1 प्राइम से काम है, 3 प्राइम से, 5 प्राइम से, यानी कि पहला 3 जो है ओड नंबर्स 1 3 5 आपके काम का है ना। बाकी से कोई मतलब नहीं है, नंबरिंग 1 नंबर कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 3 और 5 को हमेशा नंबरिंग करने का आदत डालिएगा, 1 भी कर सकते हैं। चलिए इसको फिर से समझने का एक बार और प्रयास कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये पेंटोज शुगर है, यहाँ जो आपको C1 C3 और C5, यहाँ पर जो आपको याद रखना है, इसके साथ OH जुड़ा है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, और नीचे हाइड्रोजन। यहाँ OH और H जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, H और CH2, है ना। C2 नंबर में जो है, इसको थोड़ा सा हल्का सा समझ लीजिए। DNA के मामले में जो C2 सेक्शन में है, यहाँ पर OH की जगह जो है सिर्फ H होता है ना। DNA में यहाँ OH ही होना चाहिए था, लेकिन वो हट जाता है। RNA में जो होता है OH होता है, यानी कि 2 टाइप का जो शुगर आप जानते हैं, डीऑक्सीराइबोज ऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, या राइबोज शुगर भी इसको बोलते हैं। तो आरएनए का फुल फॉर्म देखिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसी 2 नंबर कार्बन के चलते यह नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर और उसका टाइप। डीएनए के लिए क्या टाइप है, आरएनए के लिए क्या टाइप है, आशा है कि आप समझ चुके होंगे। डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोज, आरएनए के लिए राइबोज। ये नाम कहाँ से पड़ता है, 2 नंबर का। 2 नंबर का बस इतना ही यूज है, बाकी बॉन्डिंग वगैरह बनाने में 1 3 5 का ही यूज होने वाला है। चलिए अब अगले स्ट्रक्चर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेंटोज शुगर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नाइट्रोजेनस बेस की ओर बढ़ते हैं, है ना। नाइट्रोजेनस बेस ये 2 टाइप का होता है, प्यूरिन, पिरिमिडिन, है ना। इसमें ए और जी, एडेनिन, गुआनिन, और इसमें साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, 3 आपका आता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल है, और कहाँ किस किस कार्बन पॉइंट को आपको केयर रखना है, नाइट्रोजन पॉइंट को, उसको ध्यान दीजिए। ये जो होता है डबल हेक्सागोनल होता है। पेंटोज था ना 5 भुजा था, इसका 6 है ना।
डबल जुड़ा हुआ होता है। अब पिरिमिडिन जो है CTU ये सिंगल वाला होता है। क्लियर? यहाँ पर से काउंटिंग शुरू होता है N का, है ना। यहाँ N होता है नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, है ना। इस तरीके से काउंटिंग शुरू होता है। यहाँ पर क्या हुआ N1, ये भी N1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये N9 है। आपको याद जो रखना है प्यूरिन में N9 को याद रखना है, और यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो सिर्फ N को याद रखना है। दूसरा जो याद रखना है, इससे H जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन इससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पेंटोज में 5 है, वहाँ 1 3 5 नंबर कार्बन को स्पेशल केयर करना है, 2 नंबर कार्बन का बस इतना काम है DNA और RNA में। कहाँ पर ऑक्सीजन, RNA में ऑक्सीजन भी रहेगा, नीचे में OH रहेगा, DNA में OH की जगह ओनली H रहेगा, ऑक्सीजन हट जाता है। ठीक है, ये आपका हुआ नाइट्रोजेनस बेस का स्ट्रक्चर, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। सारे पार्ट्स को समझ गए, नाइट्रोजेनस बेस को और उसके स्ट्रक्चर को भी समझ गए। अब एक बचता है फॉस्फोरिक एसिड, है ना। देखिए ये ईस्टर से संबंधित है। फॉस्फोरिक एसिड से रिलेटेड जो बॉन्ड है उसका महत्व है। ठीक है, उसको आपको क्लियर होना होगा। और ये जब आपको क्लियर करेंगे कि कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं, तो उसके लिए आपको बस ईस्टर का फार्मूला यहाँ पर जानना है, स्ट्रक्चर। OH OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हल्का सा माइनस चिन्ह दे दीजिए, है ना। ये देना मत भूलिएगा, O-, है ना। देखिए वास्तव में होता क्या है, ये जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरिक एसिड से रिलेटेड यही फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस जो होता है ऑक्सीजन के साथ एक और डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोक्साइड के साथ 2 आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ भी OH ही होता, लेकिन H क्या होता है, वह बाहर हो जाता है। ठीक है, ये जो है आपका पॉजिटिव एलिमेंट होता है, प्रोटॉन होता है, प्लस एलिमेंट होता है, और ये नेगेटिव एलिमेंट होता है। चूंकि OH जो है अपने प्रोटॉन को लेके बाहर हो जाता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव लगता है। हालांकि इसको लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने समझा दिया। हाइड्रोजन के बाहर होने के साथ प्रोटॉन के साथ ऑक्सीजन जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर बच जाता है। इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस O का नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर को, ईस्टर का स्ट्रक्चर को आपको क्लियर रखना है। अब हम लोग आते हैं फॉस्फोरिक एसिड में ईस्टर के स्ट्रक्चर को भी समझ गए, नाइट्रोजेनस बेस के स्ट्रक्चर को भी आप लोग समझ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजी है ना। बॉन्ड्स, सबसे पहले जो आते हैं ईस्टर बॉन्ड। इसी को बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, है ना। फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको समझिए। यहाँ पर देखिए एसिड किधर जुड़ा हुआ है, इस साइड जुड़ा हुआ है। बेस किधर जुड़ा हुआ है, पेंटोस शुगर का इधर जुड़ा हुआ है, उसको याद कीजिए, है ना। PNP
स्टार। नीचे इसके एक साइड जो है नाइट्रोजनस बेस है, इसके एक साइड जो है फॉस्फोरिक एसिड है। उसको याद कर लीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन जो है आपका क्लियर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये जो फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिए। पेंटोस शुगर एक बना लीजिए, यहां हमको काम है C5 का। ओके, ऐसे ऐसे पेंटोस शुगर जो हैं साइड में लगे हुए रहते हैं, है ना। यहां पर जो आपका काम है C3 का। ओके, पेंटोस शुगर सॉरी, ये जो आपका एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर उपलब्ध रहता है ईस्टर के रूप में, है ना। इसका जो ये बताया गया है उसको लिख लीजिए, POH OH O, है ना। और ये जो है आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आपका OH रहेगा, है ना। इधर तो CH है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसका काम नहीं है, इसको याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो C5 का CH2 है, यहाँ CH2 है ना, इसको देखिए, इस OH और इस OH को देखिए, उसी का यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है, ये जब आपका यहाँ पर बॉन्ड बनता है तो ये बाहर निकल जाता है H और OH, ये बनता है H2O। चूँकि वाटर बाहर निकलता है इस बॉन्ड को बनने में, इसलिए इसको कहा जाता है डीहाइड्रोक्साइड रिएक्शन भी कहा जाता है। डीहाइड्रोक्साइड का अर्थ होता है वाटर का बाहर होना, देखिए ये बाहर हो जाता है, ठीक है। और P के साथ किसका बॉन्ड बन जाता है, इस O का, है ना। इधर जो आपका P था, इसका बॉन्ड किससे बन जाता है, इससे बन जाता है ना। और ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर हो गया। अब ये तो आपका क्लियर हो गया कि फॉस्फोरस जो है आपका फॉस्फोरिक एसिड का बॉन्ड बन रहा है ईस्टर के कारण, इसलिए फॉस्फो वर्ड आपका यहाँ पर यूज हुआ। अब यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड भी बन रहा है, इसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, इसलिए ईस्टर बॉन्ड कहा गया। डाई क्यों हुआ उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको लेते हैं, ठीक है। जो कंडीशन अभी बना हुआ है आपका इस टाइप का भी है। इधर क्या बच गया है, सिर्फ O बच गया है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ O है, ठीक है। इधर से H2 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको जो है थोड़ा सा ये कर दीजिए, डबल बॉन्ड वाले को इधर ले आइए, सिंगल बॉन्ड वाले को इधर। अब देखिए, एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ बनता है ना, और एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ बनता है। एक ईस्टर बॉन्ड, पहला ईस्टर बॉन्ड, दूसरा ईस्टर बॉन्ड, इसीलिए इसको कहा गया है डाई ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस उपलब्ध है। तो क्लियर हो गया होगा, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड था ईस्टर बॉन्ड। ये डीहाइड्रोक्साइड रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वाटर बाहर होते हैं, ठीक है। दूसरा जो बॉन्ड नंबर है, दूसरा नंबर का बॉन्ड है, वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बनता है बेस और पेंटोस शुगर के बीच में, है ना, और नाइट्रोजेनस बेस के बीच में बनता है। ये C1 कार्बन पर बनता है, ठीक है। इसके दो केस हैं, पहला प्यूरिन के साथ और दूसरा पिरिमिडिन के साथ। पैरामिडिन के केस में N9 के साथ जो है N1 के साथ आपका बॉन्ड बनेगा,
और प्यूरिन के केस में N9 के साथ, क्योंकि डबल हेक्सागोनल होता है, ये सिंगल हेक्सागोनल होता है ना। ये सिंगल हेक्सागोनल होता है, ये डबल हेक्सागोनल होता है। कैसे बॉन्ड बनेगा उसको ये भी हाइड्रेक्शन रिएक्शन है, डिहाइड्रोक्साइड रिएक्शन है ना। इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको बना लीजिए पेंटोस शुगर को। यहाँ पर देखिए C1 है ना। यहाँ OH है, यहाँ पर H है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग पिरिमिडिन से बनाते हैं। N1 के साथ बनेगा, ठीक है। N1 कहाँ था याद है ना, यहाँ था N1। इससे क्या जुड़ा हुआ था याद है ना, H जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ H जुड़ा हुआ है पिरिमिडिन का। पिरिमिडिन में क्या होता है, CTU, साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल, उनमें से कोई भी किसी का भी सिंगल हेक्सागोनल ही स्ट्रक्चर होता है। तो H और OH का जब बनता है तो क्या होगा, H2O, वाटर जो है बाहर हो जाता है। ये भी हो गया डिहाइड्रोक्साइड रिएक्शन, है ना, क्योंकि वाटर बाहर हो रहा, ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से वाटर बाहर होता है और N और C के बीच में आपका बॉन्ड बन जाता है। बीच वाला तो बाहर हो गया, है ना। तो ये हुआ आपका पिरिमिडिन के केस में, सिंपल है। उसमें भी सेम है, प्यूरिन में भी जो एडिनिन और गुआनिन है, यहाँ N9 के साथ बनता है, ओके, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ जो है N9 के साथ बनता है, यहाँ पर क्या है आपका OH और यहाँ पर H, ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, H2O बाहर, क्लियर। ये भी डिहाइड्रोक्साइड रिएक्शन हुआ। यहाँ का N9 और यहाँ का C के बीच जो है बॉन्ड बनता है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये दूसरा बॉन्ड हुआ। पहला बॉन्ड जो मैंने बताया था आपको वह था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। वो फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर के बीच बनता है, जिसे बैकबोन कहा जाता है। फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर एक लाइन से दोनों तरफ जो होते हैं DNA में, इसलिए बैकबोन कहा जाता है। और ये जो बनता है आपका फॉस्फोरिक पेंटोस शुगर और नाइट्रोजेनस बेस के बीच बनता है, इससे न्यूक्लियोसाइड्स भी कहा जाता है। शुरू में बताए थे, ग्लाइकोसाइड जो मिलेगा आपका न्यूक्लियोसाइड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है मिलेगा, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो पूरी तरह से एसिडिक होता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो नेगेटिव चार्ज्ड होता है ना। इसलिए RNA और DNA भी नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं। और चूंकि फॉस्फोरिक एसिड जो होता है एसिड होता है, एसिडिक होता है, इसलिए पूरा न्यूक्लियोटाइड भी एसिडिक होता है ना। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजेनस बेस जो होता है वह बेसिक होता है। अब हम लोग आते हैं DNA के बारे में थोड़ा जान लीजिए। DNA स्ट्रक्चर, ये कोई क्लास नहीं है DNA स्ट्रक्चर का, बस लास्ट में हल्की सी जानकारी दे रहा हूँ, है ना। यहाँ आपने देखा पेंटोस शुगर है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना, P स्टार PNP, है ना।
तो ये जो है यहाँ पर है, देख लीजिए इधर कौन सा आएगा, नाइट्रोजेनस बेस आएगा। क्लियर, कोई भी बेस रह सकता है हेक्सागोनल में, डबल हेक्सागोनल भी हो सकता है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, इधर क्या रहता है, 1 2 3 4 5 कार्बन से जो जुड़ा हुआ होता है वो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है ना। क्लियर, ये किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर, ये दोनों को समझे, ये दोनों जो है, ये सेक्शन जो है ये आपका कहलाता है बैकबोन। ठीक है, और ये जो आपका दोनों है, ये दोनों ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड्स। इसमें जो है बहुत सारे पेंटोस शुगर जो हैं मिलते जाते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट जो कहलाता है, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना। इधर वाला न्यूक्लियोसाइड, इधर वाला बैकबोन, इस टाइप का बहुत सारा जब मिल जाता है, बहुत सारा जब मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारा जब मिल जाता है ना, 3 नंबर कार्बन से इधर जुड़ता जाएगा। ठीक है, 5 नंबर कार्बन से उधर जुड़ता जाएगा। तो जब बहुत सारा जब बनेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर, डीएनए के स्ट्रक्चर में इसी चीज को ध्यान में रखना है। समझिए कैसे। अब इसको शायद मुझे समझाने की बॉन्ड्स कम से कम जरूरत नहीं है, ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोडाइस्टेरिक एस्टर बॉन्ड को। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं सिंपली दिखा देता हूं, है ना। यहां पर P दिखा देता हूं, 5 प्राइम को दिखा देता हूं, ये 3 प्राइम को दिखा देता हूं, है ना। और यहां पर एसिड को दिखा देता हूं, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, क्लियर, इस तरीके से चलेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, है ना। और इधर जो है आपका फॉस्फोरिक एसिड, सॉरी, ये है फॉस्फोरिक एसिड, है ना। इधर जो है नाइट्रोजेनस बेस आपका चलता रहेगा। क्लियर, इसी तरीके से आपके सारे चलते रहेंगे। ये हुआ आपका सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए में पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड। क्लियर, ये हुआ आपका सिंगल। जब इस तरीके से एक सिंगल चलता रहेगा लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, उससे किसका स्ट्रक्चर बनता है, आरएनए का। लेकिन जब डबल स्ट्रैंड होता है, इधर 3 प्राइम होगा केयर और इधर 5 प्राइम। दूसरा जो स्ट्रैंड होता है एंटी पैरेलल होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। 3 प्राइम ये 1 है, कार्बन 1 यहाँ पर है, 1 2 3 प्राइम। ये आपका डीएनए का जब रहेगा तो 2 नंबर जो कार्बन होगा वहाँ पर H रहेगा सिर्फ। क्लियर, अगर ये आरएनए का रहेगा तो 2 नंबर कार्बन में OH रहेगा इस जगह, है ना। लेकिन डीएनए का होगा तो ओनली H रहेगा। ये 3 प्राइम है, यहाँ पर आपका जो है फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से चलता जाएगा, है ना। अब तो ये हो गया आपका डबल स्ट्रैंड, है ना, एक स्ट्रैंड इधर, और जो दिशा होता है, आप सोचते होंगे कि न्यूक्लियोटाइड किधर से किधर जुड़ता है, तो इसको भी याद रखिए, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जुड़ता है। किधर से किधर जुड़ता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको याद रखिएगा, है ना। हमेशा चाहे इधर हो या इधर हो, जुड़ेगा। नया न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जुड़ता है, इधर जो है आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसका दिशा क्या होगा? इधर से इधर। लेकिन जस्ट अगर डीएनए का केस है तो मैंने बताया कि 2-2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाएं होती हैं, तो इसका डायरेक्शन जो है इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको कहा जाता है एंटी पैरेलल। क्या कहा जाता है? एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। रहेगा आपका हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही, लेकिन डीएनए के केस में 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर और रहता है 2 नंबर कार्बन में, और इधर भी एक न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला रहती है जो ठीक उल्टी रहती है। इसलिए इधर जब 5 टू 3 प्राइम है तो इधर भी 5 टू 3 प्राइम है, लेकिन उधर उल्टा ही सेट है, इसलिए जुड़ने का जो आपका तरीका है वह उल्टा हो जाता है। जुड़ नहीं रहा उल्टा, है ना, लेकिन चूंकि पेंटोस शुगर ही उल्टा है, ठीक है, इसीलिए आपका नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। इस टाइप से समझ लीजिए, इसी को कहा जाता है एंटी पैरेलल। अब डीएनए के केस में आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्या अलग अलग रहता है, ठीक है। तो अलग अलग रहेगा तो डीएनए के साथ, दोनों तो आरएनए हैं, उन दोनों के बीच भी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड कहे जाते हैं। तीसरा बॉन्ड हो गया आपका, इधर वाले न्यूक्लियोटाइड्स को और इधर वाले न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जान लीजिए, न्यूक्लियोटाइड्स को तो समझ ही गए होंगे। इसका C1 है, यहाँ से एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी इसका C1 यहाँ है, यहाँ भी NB जुड़ा हुआ है, यहाँ भी NB जुड़ा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब NB का तो मैंने 5 टाइप का बताया, है ना, AGCTU प्यूरिन और पिरिमिडिन में। उसमें इन पांचों में अगर डीएनए के केस में हम देखें तो लास्ट वाला जो U है वह इस डीएनए में होता ही नहीं है ना। नाइट्रोजेनस बेस जो है प्यूरिन का पार्ट हो गया AG, पिरिमिडिन का पार्ट हुआ CTU। इसमें U जो है डीएनए में नहीं होता है, तो क्या क्या उपलब्ध है? AG और CT। क्लियर? ये हमेशा याद रखिएगा, डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है नाइट्रोजेनस बेस और नाइट्रोजेनस बेस के बीच में, ओके, नाइट्रोजेनस बेस और नाइट्रोजेनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड किनके किनके बीच में होता है? NB और NB। ये बहुत ही कमजोर बॉन्ड है, दुर्बल बॉन्ड है, लेकिन इसका जो खासियत है इतना ज़्यादा संख्या में रहता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड कि काफ़ी मजबूत होता है। सुने हैं ना कहानी लकड़ी वाला, है ना, कि बहुत सारा जब लकड़ी हो गया तो उसको तोड़ना संभव नहीं हुआ। एकता में शक्ति है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सिद्ध करता है। और ये जो आपका नाइट्रोजेनस बॉन्ड है, ये नाइट्रोजेनस बेस जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नाइट्रोजेनस बेसिस के बीच में, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी के बीच में भी बन सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजेनस बेस है, ये नाइट्रोजेनस बेस, तो कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसको भी आपको याद रखना है डीएनए के स्ट्रक्चर में। कॉम्बिनेशन जो आपका होता है सिंपली
सी और जी, यू तो है ही नहीं, और ए और टी के बीच में हमेशा सी के साथ जी का ही कॉम्बिनेशन होगा और ए के साथ टी का, एडेनिन का गुआनिन के साथ साइटोसिन का साइटोसिन का गुआनिन के साथ और एडेनिन का थायमिन के साथ हमेशा जो है आपका कॉम्बिनेशन होगा। और किसी ऐसा मत सोचिएगा कि सी का टी के साथ हो जाएगा, ए का जी के साथ हो जाएगा, इम्पॉसिबल है ना। सी जी छत्तीसगढ़ याद रखिए, एटी, है ना। दूसरा जो आपको यहाँ याद रखना है, कॉम्बिनेशन में सी और जी के बीच जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ए और टी के बीच जो होगा डबल बॉन्ड होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ टी है, इधर भी टी रह सकता है, इधर भी ए रह सकता है, तो कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। बनाने का इतना नहीं ज़रूरत है ना। और अगर यहाँ सी है, यहाँ जी है, तो कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखाना है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पूरी तरह से क्लियर हो गया। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डीएनए में जुड़े रहते हैं, इसलिए डबल स्ट्रैंड कहा जाता है। तो आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना नहीं है, क्योंकि उधर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही उसमें मिलते हैं सीरीज के रूप में। तो आपने समझा आज, है ना। तीनों पेंटोस शुगर के बारे में आपने जाना, नाइट्रोजनस बेस के बारे में आपने जाना, फॉस्फोरिक एसिड के बारे में आपने जाना, तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, आपसी कॉम्बिनेशन उनके बीच कैसे होता है उनके बारे में जाना, बॉन्ड्स के बारे में आपने जाना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में आपने जाना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में आपने जाना, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपने जाना। ठीक है। साथ ही डीएनए के स्ट्रक्चर की मैंने हल्की सी चर्चा की, जिसमें आपने जाना कि सी और जी के बीच जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच जो होता है डबल बॉन्ड होता है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यह टॉपिक जो है आपको क्लियर हुआ होगा। नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। और जिनको भी पेड कोर्स में एडमिशन लेना हो, निश्चित रूप से 9661163344 पर आप मुझे मैसेज करें। उचित प्रक्रिया के बाद आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और आंसर राइटिंग ग्रुप में जो है हमारे सीट बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और जिनको आंसर राइटिंग से जुड़ना है आप यथाशीघ्र जुड़ने का प्रयास करें। CGL पेपर 3, JPSC के दोनों पेपर, प्रीलिम्स के और मेंस के चारों GS पेपर के यहाँ पर व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।